में बात होगी डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर छिड़े विवाद की, एनडीए में पड़ी दरार की। देखेंगे नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को, किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े निर्देश को, जानेंगे किस मोड़ पर पहुंचा बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ईडी ने तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटीआर को भेजा समन, 7 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। फॉर्मूला ई रेस में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। संभल जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार पर तंज, बोले सरकार के पास पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए ही पैसे। पश्चिम बंगाल में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने 1000 लोगों से ली थी घूस, शिक्षक भर्ती घोटाले में 40 पेज का आरोप पत्र दाखिल। नीतीश रेड्डी की शतकीय पारी से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में बचाया फॉलो ऑन। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 9 विकेट पर बनाए 358 रन। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खबर से पूरा देश गमगीन है और अब दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए एक अलग जगह नहीं दी जाने को लेकर मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान और सिख धर्म की परंपराओं के मुताबिक अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी सहित तमाम हस्तियों ने डॉक्टर सिंह को अंतिम विदाई दी। डॉक्टर सिंह देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए जिनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार से डॉक्टर सिंह के स्मारक के लिए जगह मांगी गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इसके लिए अनुरोध भी किया था और जो जमीन स्मारक के लिए मिलती उसी स्थान पर डॉक्टर सिंह का अंतिम संस्कार करने की तैयारी भी थी। लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। बाद में सरकार की तरफ से सफाई आई कि जमीन तय करने की प्रक्रिया में समय लगता है। जब जमीन तय हो जाएगी तो डॉक्टर सिंह का स्मारक बनाया जाएगा। साफ है, मोदी सरकार मनमोहन सिंह के स्मारक को जगह देने को तैयार नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला किया। राहुल ने लिखा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। वैसे इसे लेकर तमाम दलों ने भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष के सवालों के आगे मोदी सरकार घिरती दिखाई दे रही है, तो वहीं एनडीए के सहयोगी ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली में जल्द विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव से पहले ही एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। अजीत पवार की एनसीपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। तो क्या बिखर रहा है एनडीए, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं किया और सहयोगियों के बीच सीट बंटवारा भी तय नहीं हुआ था कि अजीत पवार की एनसीपी ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के लिए एनसीपी के 11 उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनसीपी ने महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन दिल्ली में अब एनसीपी ने बीजेपी के सामने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनसीपी के संसदीय बोर्ड की मंजूरी के बाद पहले चरण में 11 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें बुराड़ी से रतन त्यागी, बादली से मुलायम सिंह, मंगोलपुरी से खेमचंद, जबकि चांदनी चौक से खालिद दुर्रहमान, बलीमारन से मोहम्मद हारून, छतरपुर से नरेंद्र तंवर, संगम विहार से कमर अहमद, ओखला से इमरान सैफी, लक्ष्मीनगर से नमहा, सीमापुरी से राजेश लोहिया और गोकुलपुरी से जगदीश भगत को उतारा गया है।
दरअसल जेपी नड्डा के आवास पर जब एनडीए की बैठक 3 दिन पहले हुई थी तो नड्डा और अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली चुनाव एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी प्रचार करेंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ सकती है तो उसके सहयोगी भी बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकते हैं। एनसीपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। दिल्ली में एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है तो इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े सियासी उलटफेर की आशंका जताई जा रही है। बीते कुछ वक्त से लगातार सीएम नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और दावा किया जा रहा है कि नीतीश फिर पलटी मार सकते हैं। इस बीच अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, जिसके बाद इन दावों को और बल मिल गया है। तो क्या बिहार में बिखर जाएगा एनडीए? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हैं, जहां सभी दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। खबर ये आ रही है कि इस दौरे पर नीतीश बीजेपी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। उनका ये दौरा इस वक्त पर हो रहा है जब बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खी की खबरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद से दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से खासे नाराज हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के हाथ से सीएम पद छिन गया है, उससे नीतीश की चिंता भी बढ़ गई है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम फेस पर फैसला चुनाव के बाद देने की बात कह दी तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बीजेपी का सीएम बनाने का संकल्प दोहरा दिया है। वहीं दूसरी ओर ललन सिंह सहित जेडीयू के कुछ नेताओं पर बीजेपी के ज्यादा ही करीबी होने के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो बिहार की राजनीति एक बार फिर से उसी मोड़ पर खड़ी है जहां 1 साल पहले थी। एक बार फिर से नीतीश कुमार के पाला पलटने की अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि इन सभी विवादों के बीच लंबे वक्त से नीतीश कुमार खामोश हैं और कहा जाता है कि अगर नीतीश चुप हैं तो इसका मतलब है कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि आरजेडी ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। आरजेडी हमेशा से कहती आई है कि उनके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, ऐसे में खुद नीतीश कुमार भी इस तरह के संकेत दे रहे हैं। इन हालात में नीतीश का कल का ये दौरा काफी अहम हो जाता है। एनडीए में खलबली मची हुई है। नीतीश सख्त तेवर अपनाते दिखाई दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी अब किसानों के मुद्दे पर सख्त हो गया है। पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को फटकार लगाई है, साथ ही सरकार को बड़ा आदेश भी दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक बार फिर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए पूछा, कल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इस सवाल पर पंजाब सरकार ने कहा कि अगर डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट किया गया तो किसान विरोध कर सकते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मांगों के लिए आंदोलन करना लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने के लिए आंदोलन करना कभी नहीं सुना। ये जान देने के लिए उकसाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले आप समस्या पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील से कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे आप हलफनामे के जरिए किसानों की बातों का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि हमें उन किसानों की नीयत पर शक है जो डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में बाधा डाल रहे हैं। डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने का विरोध करने वालों पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसे किसान नेता हैं जो डल्लेवाल को जीवित नहीं देखना चाहते हैं, उन पर दबाव दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने के पंजाब सरकार के प्रयासों से वे संतुष्ट नहीं है। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि अगर डल्लेवाल को शिफ्ट करने में मदद की जरूरत है तो वह उन्हें सहायता प्रदान करे। वहीं पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के खिलाफ अवमानना मामले में 31 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। डल्लेवाल प्रदर्शन से पीछे हटने को तैयार नहीं है तो बिहार में भी बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्र पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब छात्रों ने मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी छात्रों के समर्थन में बिहार सरकार को घेरा है। तो क्या है बिहार का हाल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पटना के गर्दनी बाग में पिछले 11 दिनों से बीपीएससी कैंडिडेट्स धरना दे रहे हैं, लेकिन बीपीएससी ने उनकी मांग मानने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बावजूद छात्र सड़कों पर डटे हुए हैं। बीपीएससी कैंडिडेट सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की मांग पर अड़े हुए हैं, जिस पर सदर के डीएम गौरव कुमार ने आयोग के सचिव से मुलाकात कराने की बात कही। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है
कि हम लोग जिन पर आरोप लगा रहे हैं उस संस्था के अधिकारी से मिलकर क्या करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही मिलेंगे। आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा में पटना के बापू परीक्षा परिसर में पेपर बांटने में आधे घंटे की देरी पर छात्रों ने पेपर लीक का दावा करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिस पर आयोग ने केवल उस केंद्र पर दोबारा एग्जाम कराने की घोषणा की है। लेकिन छात्र पूरी परीक्षा दोबारा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। और ऐसे में जहां सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि वो छात्रों से बात करे, उनके मसले का हल निकाले, लेकिन प्रशासन ने छात्रों की बात सुनने की जगह उनका प्रदर्शन खत्म करने के लिए उन पर लाठीचार्ज करवा दिया, जिस पर यह विवाद काफी बढ़ गया और एनडीए सरकार बुरी तरह से घिर गई। कई शिक्षक और नेता छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ बीपीएससी के अभ्यर्थियों का मामला नहीं है। बिहार में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो बिना किसी अनियमितता के या पेपर लीक के हो जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि यहां कोई सरकार है ही नहीं और जो सरकार है उन्हें होश नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जनता की सरकार नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है। यहां पर प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ये आंदोलन चलेगा? क्या छात्रों की मांग के आगे सरकार झुकेगी? बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिहार में चुनाव से पहले बीपीएससी के मुद्दे पर प्रदेश की एनडीए सरकार बुरी तरह से घिर गई है। वहीं दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी लगातार अपना जनसंपर्क अभियान चला रही है। पार्टी ने कई घोषणाएं भी कर दी हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये योजना जांच के घेरे में आ गई है, जिस पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर भड़क गए। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव से पहले आपने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि एलजी सक्सेना ने इस योजना के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। पार्टी पर आरोप है कि वो नागरिकों का निजी डेटा इकट्ठा कर रही है, जिस पर तीखा रुख अपनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि दिल्ली की महिलाओं को इस स्कीम का लाभ मिले। मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल पे भरोसा है ना? आज जब मैंने पिछले कुछ सालों में बिजली फ्री करी थी, इन्होंने बिजली रोकने की कोशिश करी थी, मैंने कर दी ना बिजली फ्री। जब मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक रोकने की कोशिश की थी। 2 साल से फाइलें ऊपर नीचे होती रही, मैंने कर दिया ना मोहल्ला क्लिनिक। जब मैंने आपका बस का सफर फ्री करा था, 1 साल तक इन्होंने लागू नहीं करने दिया, मैंने लड़ के करवा लिया ना, हो गया ना लागू। फ्री बिजली कर दी, फ्री पानी कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। आपके बच्चों के जब मैं स्कूल बना रहा था, इन्होंने पूरी टांग अड़ाई, पूरा इन्होंने कोशिश की कि स्कूल नहीं बनने चाहिए, स्कूल बनाए ना। आपको अपने केजरीवाल पे भरोसा है ना, तो ये 2100 रुपए वाली स्कीम भी मैं लागू करा दूंगा। ये जितना इनको जो करना है कर लेंगे बीजेपी वाले। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे को शक्ति देता है और तभी मैं इन लोगों से लड़ पा रहा हूं। अगर इनकी चल जाए तो ये दिल्ली को बर्बाद कर दे, दिल्ली वालों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे ये लोग। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली का चुनाव हार रही है और इसलिए वो महिला सम्मान योजना से बौखला गई है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने की अपील करते हुए कहा कि खूब रजिस्ट्रेशन कराओ, मैं देखता हूँ कौन रोकता है इन योजनाओं को। केजरीवाल के तेवरों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि अब इस योजना को लेकर क्या नया मोड़ सामने आता है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर आप और बीजेपी में ठन गई है, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भी घमासान छिड़ गया है। ट्रंप के फैसलों पर उनकी ही टीम ने आपत्ति जताई है। उनके सबसे बड़े समर्थक एलन मस्क ने भी ट्रंप के फैसले का विरोध किया है। तो क्यों ट्रंप के फैसले पर उनकी ही टीम में मचा बवाल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता ग्रहण करने से पहले ही उनकी टीम में फूट के आसार नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के वक्त ही साफ कर चुके थे कि सत्ता संभालने के बाद वो वीजा धारक अप्रवासियों की एंट्री पर सख्त रुख अपनाएंगे, लेकिन अब उनकी टीम ही इसे लेकर सहमत नजर नहीं आ रही। एलन मस्क और विवेक रामास्वामी ने कुशल श्रमिकों के लिए वीजा कार्यक्रम के विस्तार का समर्थन किया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि एलन मस्क और रामास्वामी दोनों ही ट्रंप प्रशासन में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करेंगे और खासकर एलन मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं।
लेकिन अब वो उनके ही फैसले के खिलाफ रुख अपना रहे हैं। दोनों नेताओं ने H-1B वीजा पर काम करने वाले विदेशी श्रमिकों का बचाव किया है। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिकी टेक कंपनियों को कामकाज के लिए इनकी जरूरत है। हालांकि ट्रंप के कई समर्थकों ने इसे उनके प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ बताया। दरअसल H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत हर साल 65,000 कुशल श्रमिकों को अमेरिका में आने की इजाजत मिलती है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी इस वीजा प्रोग्राम पर सख्ती दिखाई थी, लेकिन इस बार ये करना ट्रंप के लिए आसान नजर नहीं आ रहा। परिस्थितियों को देखते हुए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप की टीम में फूट पड़ने वाली है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। भारतीय राजनीति में शरद पवार से ज्यादा शायद ही कोई चतुर नेता हुआ होगा जो महाराष्ट्र की राजनीति और केंद्र की राजनीति दोनों को अपनी तरह से कंट्रोल करते हैं। अब देखिए ना, उनका भतीजा उनका प्रतिनिधित्व ही तो कर रहा है, वो महाराष्ट्र की राजनीति में है और वो विपक्ष के साथ में खड़े हुए हैं। अब अजीत पवार की पार्टी दिल्ली के चुनाव में भी खड़ी होने जा रही है। कहना चाहिए कि ये एक ही घड़ी के दो कांटे हैं, जिनमें एक कांटा छोटा होता है तो दूसरा बड़ा होता है। दोनों एक साथ स्मूथली चल रहे हैं, दोनों एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आपस में टकराते नहीं हैं। देखने में तो लगता है कि दोनों शायद अलग अलग हैं, लेकिन समझने वाले तो समझते ही हैं। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।